हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 मोशन। ठीक है। तो यार ये जो मैंने वर्ड बोला मोशन, ठीक है, ये वर्ड आपने हर किसी ने जो भी ये वीडियो को देख रहा है उन्होंने ये वर्ड पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। ठीक है। और ये वर्ड से दिमाग में अलग अलग पिक्चर्स बन गई होंगी, जैसे कोई इंसान चल रहा है, या कोई गाड़ी चल रही है सड़क पे, या कोई इंसेक्ट जो है वो जमीन पे जा रहा है ऐसे घूमता घूमता। ठीक है। सो मोशन हमने पहले कभी ना कभी जरूर सुना होता है। ठीक है। और हमारे दिमाग में क्लियर होता है कि मोशन क्या है। अभी बस हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, और और कई नई चीजें जानेंगे मोशन में। ठीक है। सो क्या है मोशन, ये तो हम में से काफियों को पहले से ही क्लियर होगा कि मोशन जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है जब कोई भी चीज मूव करती है। सिंपल, हमसे कोई पूछे मोशन क्या है, हम बोलते हैं जब कोई चीज मूव करती है। पर टेक्निकली क्या होता है, मोशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एंड इन सब में कुछ टाइम तो लगता ही होगा। सो बाय द पासेज ऑफ टाइम, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको हम बेसिकली मोशन बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम। पोजीशन चेंज होना मतलब जगह बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। तो मैंने जैसा कि बोला था मोशन हम सबको पहले से ही क्लियर होगा। तो चैप्टर तो हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं मोशन। एक्चुअली क्या होता है कि मोशन के बारे में हमें इसलिए पहले से ही कुछ दिमाग में क्लियर होता है क्योंकि मोशन हमारे आसपास हर जगह है। मोशन को अपने आसपास देखना बहुत ज्यादा आसान है, और हमने बहुत बार देखा भी होता है। ठीक है। तो अभी मैंने बताया मोशन क्या है, जब भी कोई चीज समय के बीतने के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब ऐसा करने के कुछ तरीके होंगे, कुछ अलग अलग टाइप्स से कोई चीज मूव करती होगी। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है। तो ये भी जो मैं अभी तीन टाइप्स आपसे डिस्कस करूंगा ना, पहला लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, और तीसरा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, ये सब आपने पहले कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। आपको ये वर्ड सुनने में नए लग रहे होंगे, या देखने में ये नया लग रहा होगा, लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। लेकिन आपने अपनी रेगुलर लाइफ में इनको जरूर कहीं ना कहीं पहले देखा होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने कहाँ देखा होगा। ठीक है। सो सबसे पहला है हमारे पास लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लीनियर मोशन में तब बोलते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता है मतलब, जैसे अगर मैं ये बनाऊं, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, अरे ये, ठीक है। तो अब इस लाइन के ऊपर ऊपर इसके अलोंग चलना मतलब इसके ऊपर ऊपर चलना। अगर कोई इस लाइन के अलोंग सीधा, सीधी लाइन, ये तो एक सीधी लाइन है ना जो मैंने बनाई, कोई भी चीज अगर ऐसे एक सीधी लाइन के ऊपर या सीधी लाइन के साथ साथ चलती है, तो बेसिकली वो लीनियर मोशन होती है। अब मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने लीनियर मोशन या जो भी हम टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो लीनियर मोशन आपने देखा होगा जब आप बाहर सड़क पे गए होगे, जब आप हाईवे पे जाते हो। हाईवे पे आप जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो, तो आप देखते हो कि जो गाड़ियां होती हैं वो सीधे सीधे एक रास्ते पे चलती हैं। ठीक है। सीधी सीधी एक लाइन के अलोंग चलती हैं हाईवे पे। ठीक है। या जब ट्रेन होती है, जब वो पटरी पे चलती है सीधी सीधी, ठीक है ना, तो वो है लीनियर मोशन। ठीक है। एक सीधी लाइन के अलोंग, सीधी लाइन के साथ साथ चलना। ठीक है। अगला होता है सर्कुलर मोशन।
सर्कल हमने पढ़ा हुआ है। सर्कल क्या होती है? एक इस तरह की शेप होती है, ठीक है ना। ये सही नहीं बना पाया मैं, लेकिन हमें पता है सर्कल क्या होता है। सो सर्कुलर मोशन, हम सर्कुलर मोशन को सर्कुलर मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है इस टाइप के मोशन में, वो किस तरह के रास्ते पे चलता है? सर्कुलर रास्ते पे चलता है। वो जो पाथ होता है वो एक सर्कल बनाता है, ठीक है। या मैं इस तरह से कह सकता हूं कि जो चीज मूव करती है वो इस तरह से मूव करती है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसका डिस्टेंस या उसकी दूरी, जो चीज मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी जो होती है वो उस पाथ पे कहीं भी चले जाओ सेम रहती है, ठीक है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एंड वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस या वो जो फिक्स्ड दूरी होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और हमने सर्कल में भी पढ़ा है, सेंटर होता है सर्कल का, जो मैंने एक ये बनाया, और एक हमने पढ़ा हुआ है रेडियस होता है, जिसको हम इस तरह से आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन देखना है, वो तो अभी देख लो। बस ऊपर देखो, जो पंखा चल रहा है वो बेसिकली किस तरह का मोशन है? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में आपको फिर भी दिखाता हूँ। देखो, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये ये पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट है या सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और ये वाला पाथ जो है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ये है सर्कुलर पाथ। क्यों? क्योंकि ये सर्कल बना हुआ है। और जो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब देखो, कहीं भी कोई भी पाथ, इस पाथ पे मैं कहीं पे भी आ जाऊं, चाहे मैं इधर आ जाऊं, ठीक है, चाहे मैं इधर आ जाऊं, आप देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। कोई भी और डिस्टेंस ले लूं मैं इस सेंटर का, इस पाथ से डिस्टेंस या दूरी ले लूं, ठीक है, सब क्या होंगे? बराबर होंगे। और वो क्या होगा? वो होगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। हमें सर्कल पता है, हमें रेडियस पता है, हमें सेंटर पता है, तो ये होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है उसको हम बोलते हैं इट इज टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। अब टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ये क्या बात है? ये इस टाइप की मोशन होती है, जैसा आपको ये पॉइंटर दिख रहा होगा, ये इस तरह से मूव करता है ना, जब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो इस टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ये देखा कहाँ होगा। आपके घर में वॉल क्लॉक लगी होगी, दीवार पे घड़ी टंगी होगी, उसमें कई घड़ियों में क्या होता है? एक पेंडुलम होता है, ठीक है। वो जिस तरह की मोशन करता है वो होती है ऑसिलेटरी मोशन। अब पेंडुलम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये होता है पेंडुलम, जिसमें एक रस्सी होती है, ये रस्सी आपको दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है। और उसके एक एंड पे हमने बांधा होता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं बॉब, BOB, बॉब, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे मूव करेगा? ये बॉब कैसे मूव करेगा? ये पेंडुलम कैसे मूव करेगा? पेंडुलम जो होता है वो रस्सी प्लस ये बॉब को मिला के बनता है पेंडुलम, ठीक है। तो ये कैसे मूव करता है? हमने देखा होगा, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और अगर आपको ऑसिलेशन का अच्छा एग्जांपल चाहिए तो आप पार्क में जाओ और स्विंग ले लो। जब हम स्विंग लेते हैं तो किस टाइप की मोशन होती है? वो ऑसिलेटरी मोशन ही होती है। जब हम स्विंग पे बैठते हैं, पार्क में जो झूले लगे होते हैं उसमें जब हम स्विंग पे बैठते हैं
तो स्विंग को जब हम धक्का देते हैं तो स्विंग आगे पीछे कुछ इस तरह से ही चलता है स्विंग। तो स्विंग जो हम झूला लेते हैं वो भी ऑसिलेशन को ही दिखाता है। वो भी जिस टाइप की मोशन होती है वो ऑसिलेटरी मोशन ही होती है। तो ऑसिलेटरी मोशन से तो आप बचपन से जुड़े हुए हो। अगली चीज जो हम डिस्कस करने लगे हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये पहली बार सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, इसलिए आप ये पार्ट इस वीडियो का बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना, और अगर कहीं भी कंफ्यूजन आए तो उसको दोबारा से देखना, इतने पार्ट को। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक चीज, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूविंग है, साथ ही वो रुका भी हुआ है, रेस्ट पे भी है, क्या ऐसा हो सकता है? अजीब लग रहा है ना सुनने में? चलो आगे अब मैं एक चीज बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये चीज समझने के लिए ना एक बड़ा ही आसान से दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कशन सुनने से पहले आपको ये वीडियो पॉज करना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर खुद सोचना है, ठीक है। तो मान लो कि आप सड़क पे खड़े हो बाहर और एक बस आपके सामने से गुजरी, ठीक है, जिसमें आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। आप सड़क पे खड़े हो, तो आपका फ्रेंड जो है वो रुका हुआ है, रेस्ट में है या मोशन में है? सोचो। इसका आंसर मैं क्या दूंगा? इसका आंसर ये होगा कि मेरा फ्रेंड मोशन में है। मैंने मोशन क्या बताया था? जब कोई चीज समय के बीतने के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे जाए। तो जब मैं बाहर से खड़ा होकर अपने दोस्त को देख रहा हूँ जो बस में बैठा है और वो बस चल रही है, तो वो अपनी जगह बदल रहा है, मतलब वो मोशन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। मानो कि वही आपका दोस्त है और आप हो। अब आप बाहर नहीं खड़े, अब आप स्कूल के किसी ट्रिप पे जा रहे हो और आप दोनों बस में बैठे हो, ठीक है। ठीक है, आप दोनों बस में बैठे हो, साथ साथ बैठे हो, ठीक है। अब क्या आपका दोस्त रेस्ट पे है या मोशन में है? सोचो इसका भी आंसर। हाँ, तो इसका आंसर होगा कि मेरा दोस्त रेस्ट पे है। देखो ये कोई किताब के क्वेश्चन नहीं है, ये आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इनका आंसर सोचोगे तो जो मैं समझाने लगा हूँ वो आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ आएगा। तो हाँ, अगर मैं बस में बैठा हूँ तो मेरा दोस्त रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि जब मैं बस की सीट पे बैठा हूँ तो किसी दूसरी सीट पे मेरा दोस्त बैठा होगा, ठीक है। अब जब मैं उसको 5 मिनट बाद देखूंगा तब भी वो वहीं पे होगा, और 10 मिनट बाद देखूंगा फिर भी वो वहीं पे होगा, ठीक है। तो मोशन तो नहीं कर रहा ना, उसकी पोजीशन तो नहीं बदली ना समय के बीतने के साथ, वो सेम जगह पे बैठा हुआ है, तो वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब कुछ बात समझ में आई। आपने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में जब आप बाहर खड़े हो गए थे तो आपका दोस्त वो मोशन में था, मोशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। जब आप अंदर बैठ गए बस के तो वही आपका दोस्त रेस्ट पे था, मोशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आप हो, आपके मम्मा की बहन आपकी मौसी होगी, और जो आपके मौसी का बेटा होगा या बेटी होगी उसके लिए आपकी मम्मा मौसी होगी। समझ में आया? आप अपने मम्मा को मम्मा ही बोलोगे, उन अपने मम्मा की सिस्टर को मौसी बोलोगे। उसी तरह आपके मम्मा की सिस्टर के जो बच्चे होंगे वो आपके मम्मा को मौसी बोलेंगे, और आपकी जो मौसी हैं उनको मम्मा बोलेंगे, ठीक है। मतलब आपके मम्मा
आपके लिए वो आपके मदर हैं एंड आपके मौसी के बच्चों के लिए वो आपके मदर जो है वो मौसी हैं। तो सेम पर्सन किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। इसी तरह मोशन भी किसी इंसान के लिए कुछ और हो सकती है, किसी और इंसान के लिए वही ऑब्जेक्ट की मोशन कुछ और हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये होता है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, अब वही मैंने समझाया, जो इंसान बस के बाहर खड़ा है उसके लिए जो बस का पैसेंजर है वो क्या है, मोशन में है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान बस में खड़ा है, बस के अंदर है, तो उसके लिए वो पैसेंजर, वही पैसेंजर क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि वो अपनी सीट से नहीं हिल रहा। ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। सो आप कहाँ हो, जो मोशन देख रहा है वो ऑब्जर्वर कहाँ है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो जो ऑब्जर्वर कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूविंग है या रेस्ट पे है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अगर नहीं समझ आई तो अब एक पिक्चर में देखते हैं। अब जब आप बाहर खड़े हो, आपके सामने ये वाली पिक्चर, ये वाली, ठीक है, तो आपके सामने जब ये वाली पिक्चर है, इसमें ये जो अंकल बैठे हैं, ये वाले, ठीक है, आप बाहर खड़े हो और ये बस चल रही है, तो आपको क्या लगेगा, ये अंकल इधर से इधर जा रहे हैं, बस जैसे जैसे चल रही है वैसे अंकल जा रहे हैं, तो मतलब अंकल मोशन में है। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर को देखो, अब आप इसमें आ गए, ये जो ड्राइवर अंकल है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो पिक्चर में, आपको क्या ऐसा लगेगा कि ड्राइवर अंकल कहीं जा रहे हैं? नहीं लगेगा, ड्राइवर अंकल तो यहीं पे रहेंगे। बस चल रही है लेकिन आप बस के अंदर खड़े हो ना, तो आपको ड्राइवर अंकल मूव करते हुए नहीं दिखेंगे। तो आपको क्या लगेगा कि ड्राइवर अंकल जो हैं वो रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो अब समझ पाए कि बस के अंदर खड़े हुए तो ये अंकल आपको लग रहे हैं यार रेस्ट पे हैं। अगर आप बाहर हो तो जो अंकल अंदर बैठे हैं वो आपको लग रहे हैं मोशन में हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया क्लियरली? तो चलो अब एक नई चीज समझते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं ओरिजिन क्या होता है या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है शुरुआत में, जब हम उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओरिजिन हम कैसे देखते हैं, आपने ये चीज अपने क्लास में जरूर पढ़ी होगी, छोटी क्लासेस में, जिसे हम नंबर लाइन बोलते हैं, जिसके बीच में ऐसे जीरो और जीरो से आगे वन टू थ्री इस तरह से होते हैं, और जीरो से पीछे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें जब भी नंबर लाइन पे ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट को दिखाना हो तो हम यहाँ पे दिखाते हैं, जीरो पे। हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन जब हम देखना चालू कर रहे हैं वो यहाँ पे है, ओरिजिन पे है या रेफरेंस पॉइंट पे है। जैसे आप अपना मोशन देखना चाहते हो अपने घर से अपने स्कूल तक, तो आपका घर जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा, और आपका जो स्कूल होगा वो आपका आगे जो दूसरा पोजीशन होगा जहां पे आप जाओगे। ठीक है, और कुछ और चीजें भी होती हैं, हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे पहले से ही पड़ा हुआ है। मान लो वो 2 पे पहले से पड़ा हुआ है, जब मैंने मोशन देखनी शुरू की हमने बता दिया कि रेफरेंस पॉइंट तो ये है,
लेकिन ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है, 2 पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। ठीक है, और अब ऑब्जेक्ट यहां से चल के मान लो यहां -1 पे आया। ठीक है, तो इस पोजीशन को जहां पे ऑब्जेक्ट शुरू होके जहां पे आया उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली मानते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट की मोशन देखना शुरू कर रहे हैं तो वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ठीक है, वहां से वो चलना शुरू होगा। लेकिन कई बार आपको ऐसे दिया हो सकता है। ठीक है, तो तब क्या होता है, ओरिजिन इनिशियल पोजीशन होती है। ठीक है, लेकिन कई बार हो सकता है कि हमें बोला जाए कि ओरिजिन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहीं और पड़ा है, ओरिजिन पे नहीं पड़ा, तो हमें ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो वह फिर इनिशियल पोजीशन कुछ और हो जाती है। इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब है कि कहाँ ऑब्जेक्ट पहले पड़ा है मूव करने से पहले। फाइनल पोजीशन वो वाली जगह होती है कहाँ ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद आया। ठीक है, और वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इनिशियल पोजीशन ना दी गई हो तो हम मानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिजिन से शुरू हुआ, या हम यूजुअली ओरिजिन को इनिशियल पोजीशन मानते हैं ऑब्जेक्ट की। क्लियर है इतना? अब जैसे ये टीचर है, मैम यहाँ पे खड़े थे। ठीक है, तो ये ओरिजिन मान लिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो टीचर हैं आपने क्लास में देखे होंगे, वो यहाँ पे आए, कुछ लिखा, बोर्ड भर गया, तो फिर वो यहाँ से यहाँ पे चले गए और कुछ लिखा। ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये इनकी इनिशियल पोजीशन है कि पहले यहाँ पे आए, या जब हमने देखना शुरू किया तो हमने मान लो तो मैम यहाँ पे थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ बोर्ड भरा, ये मोशन करके यहाँ पे गए, तो ये फाइनल पोजीशन है। मैम यहाँ पे मूव करके आए, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और ये था ओरिजिन। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, इट इज द लेंथ of the actual path followed by a moving body between its initial and final position। कहने का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि कोई बॉडी शुरुआत करती है इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, और चल के खत्म होती है फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो कुछ रास्ता लिया होगा, हो सकता है इस लाइन के अलोंग गया हो। कौन सी मोशन करके, लीनियर मोशन करके। हो सकता है कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ऐसे घूम घुमा के फिर यहाँ पे पहुंचा हो। ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता घूम के यहाँ पे पहुंचा फाइनली। ठीक है, तो जो रास्ता लिया या जो पाथ लिया इनिशियल पोजीशन आई से फाइनल पोजीशन एफ तक जाने के लिए, उसकी जो लंबाई होती है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, या इस पाथ में ये जो गोलू मोलू सा पाथ है इसमें देखूंगा तो यहाँ पे जो भी लंबाई बनेगी जो हम मापेंगे इसके अलोंग, ठीक है, वो डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो मीटर होती है। हम यूजुअली मीटर्स में नापते हैं ना। अगर हम बोलते हैं कि जालंधर से चंडीगढ़ कितना दूर है, तो हम बोलते हैं 120 किलोमीटर। किलो का क्या मतलब होता है कि इतने मीटर। 1 किलोमीटर में हमें पता है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम मीटर किलोमीटर इन सब में नापते हैं डिस्टेंस को, दूरी को, लंबाई को। तो बेसिकली मीटर जो होता है वो एसआई यूनिट होता है। ठीक है,
ओडोमीटर जो होता है वो बेसिकली व्हीकल्स में लगा होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। आप कभी एक्टिवा पे बैठे होगे या आप कभी कार में गए होगे तो आपने देखा होगा, यहाँ पे ये देखो पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला डब्बा जो होता है ना, ये ओडोमीटर होता है। यहाँ पे लिखा आता है कि गाड़ी कितना डिस्टेंस चल ली है जब से खरीदी थी। ठीक है, तो ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस बताता है। अगली नई चीज है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि मान लो ये इनिशियल पोजीशन है आई और ये फाइनल पोजीशन है एफ। ठीक है, इन दो पोजीशंस के बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? मेरे को सोचो, आई और एफ के बीच का सबसे छोटा या सबसे कम लंबा रास्ता कौन सा होगा? ये एकदम सीधा, ये जो एकदम स्ट्रेट होगा वो। बाकी तो ज्यादा ही होंगे ना, ये भी लंबा, ये भी काफी लंबा होगा, ये भी काफी लंबा होगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाला पाथ है ये सबसे छोटा पाथ होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो इस सबसे छोटे पाथ की लंबाई को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी भी मूविंग बॉडी की क्या होती है? इट इज द लेंथ। अब लेंथ आ गया, लंबाई, तो वो क्या होती है? लंबाई ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा रास्ता पड़ेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। और हमें पता है कि दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये लेंथ है, मैंने बताया ये लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। क्या बस उसकी लेंथ है जो सबसे छोटा डिस्टेंस है? ठीक है, सॉरी, जो सबसे छोटा पाथ है उसकी लेंथ है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लेंथ है तो मतलब क्या? मीटर। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। हमने डिस्टेंस पढ़ा वो भी क्या था? लेंथ ही थी। ठीक है, बस वो लेंथ किसकी थी? एक्चुअल पाथ की। और डिस्प्लेसमेंट लेंथ किसकी है? शॉर्टेस्ट पाथ की, या जो सबसे छोटा रास्ता बनेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस समझना है तो देखो, दो एग्जांपल दूंगा मैं। ये ए है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और कोई बॉडी है, वो ए से इनिशियल पोजीशन से ये बी पोजीशन पे जा रही है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये जा रही जो, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन सबसे छोटा रास्ता होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, और ये जो घूम घुमा के हम जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा? इसकी जो लेंथ होगी, इस ये घूम घुमा के जो पाथ जा रहा है, इस पाथ की लंबाई जो होगी वो हमें क्या देगी? डिस्टेंस देगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये ए है, ये बी है। कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी में ऐसे ये सीधा सीधा जाता है तो वो सबसे छोटे रास्ते से जाएगा, सबसे छोटा रास्ता है ये, तो इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी? क्या होगी? लिखो अपनी कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो इस तरह से ऐसे घूम घूम के जाता है तो ये पाथ की, इस रास्ते की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस। ठीक है, अब जो चीज आप कुछ देर से सोच रहे होगे कि यार स्केलर बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं, ये क्या होता है? देखो, आपने फिजिकल क्वांटिटीज कई पढ़ी होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसे लंबाई, लेंथ, भार हो गया, वेट हो गया। ठीक है, तो ये होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनकी सिर्फ कुछ वैल्यू होती है, उनका सिर्फ कुछ नंबर होता है। ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज की कोई
डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कुछ वैल्यू, सिर्फ कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? डिस्टेंस। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मतलब कुछ वैल्यू तो है, साथ में उनकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप जैसे आगे अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम साथ साथ करेंगे और उसमें हमें सही से समझ में आएगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में फर्क क्या है। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और आपको अपनी कॉपी साथ में खोलनी है और आपको साथ साथ ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूंगा, आपको पॉज करना है, उसका आंसर बनाना है, फिर दोबारा प्ले करना है और देखना है कि आपकी गलती कहाँ हुई। ठीक है, और अगर आंसर सही हुआ तो बहुत बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको नीचे एक पिक्चर दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और फिर उसके बाद, ठीक है, या वो ए से सी जाता है। ठीक है, ये देखो एरोज बने हुए हैं ना यहाँ पे पिक्चर में। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मूव कर रहा है किन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और सी के पॉइंट्स के बीच में, जब वो इस रास्ते से जाता है और इस रास्ते से जाता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से सी तक जा रहा है। ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और उसका डिस्टेंस क्या होगा, आपको ये बताना है। वो कौन से रास्तों से जाएगा? वो एक तो ये रास्ते से जाएगा, ये जो एरो बना हुआ है, और एक ये रास्ते से जाएगा, पहले ए से बी फिर बी से सी। आंसर बनाओ इसका। तो मिला क्या? डिस्टेंस कवर्ड जो होगा ए से सी के बीच में वो होगा 7 मीटर। देखो मीटर, ऐसा यूनिट में बताई थी क्या होती है, मीटर होती है। 7 मीटर क्यों? देखो, जब हम इस पाथ का ए से बी, बी से सी, इसका एक्चुअल लेंथ निकालते हैं तो ये क्या था, 4, फिर ये क्या था, +3। इस पूरे पाथ की एक्चुअल लंबाई पूरी क्या बनी, 4 + 3 = 7। तो क्या आंसर आया, 7 मीटर। अब अगला डिस्प्लेसमेंट बतानी थी ए और सी के बीच में, तो वो आई 5 मीटर। क्यों? क्योंकि ए, ये रहा पॉइंट, रुको, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट सी, तो ए से सी तक का सीधी लाइन कितनी लंबी है, 5 मीटर, 5 मीटर। और मैंने बताया था कि दो पॉइंट्स ए और सी या कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। उसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और उसकी लंबाई क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेसिक डिफरेंस पता चलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। हुआ क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आपको एक पॉइंट दिया है ए। ए कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन। बी क्या है, फाइनल पोजीशन। ए से बी, ठीक है, 3 बच्चे हैं, या मान लो ए से बी तक जाने के लिए 3 अलग तरह के पाथ है या रास्ते हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। देखो, एक ये पाथ 1 ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, एक पाथ 2 एकदम सीधा, और ये ऐसा घूम के। आपको बताना है कि तीनों के तीनों पाथ के लिए
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से क्या सेम होगा, क्या अलग होगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 पाथ हैं अलग अलग टाइप के जो हमें पहुंचा रहे हैं एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक। आपको बताना है कि तीनों के तीनों पाथ में क्या चीज सेम रहेगी और क्या चीज तीनों के तीनों पाथ के लिए अलग होगी। ठीक है, सोचो। देखो, तीनों के तीनों पाथ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था डिस्टेंस, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मुझे पता हो, उसके बाद कोई भी कैसा मर्जी पाथ हो, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड होती है। क्या? कि जो सबसे छोटा पाथ है उसकी लेंथ, तो पाथ 2 की जो लेंथ होगी ना, जो लंबाई होगी, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, वो होगी डिस्प्लेसमेंट। आप पाथ 1 पे चले जाओ, पाथ 3 पे चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है लंबाई सबसे छोटे पाथ की बिटवीन ए एंड बी, या इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अगली चीज है कि जो तीनों पाथ के लिए अलग होगा वो होगा डिस्टेंस। क्यों? इसमें देखो, सीधी लाइन में चले गए तो ये सबसे छोटी लंबाई होगी। मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस क्या है? लंबाई है किसकी? पाथ की, रास्ते की, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब पाथ 1 होगा, इसकी लंबाई कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि घूम घुमा के जा रहा है काफी। पाथ 3 होगा, इसकी लंबाई कुछ और होगी। तो तीनों पाथ का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। और यही पूछा था, कौन सी चीजें तीनों पाथ के लिए सेम है और कौन सी चीज तीनों पाथ के लिए डिफरेंट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ना हो तो उस क्वेश्चन को दोबारा समझो और दोबारा करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या समझ में आया वो तो मैं आपको बता चुका हूं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे को ये रास्ता दिया हुआ है अब। ठीक है, ये रास्ता आपके सामने पिक्चर में बना हुआ है। कोई चीज ए से शुरू हुई, ठीक है, चली 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 चली, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ बी से सी पे पहुंची, फिर यहाँ से डी पे पहुंची, ई एफ, फिर एफ पे पहुंचने के बाद वो फिर चली वापस उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए, वो वापस कहाँ पहुंच गई? उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गई जहां वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। जो बॉडी थी वो ए से एफ पे गई और एफ से फिर वापस ए पे आ गई, तो इस पूरी जर्नी में, इस पूरे ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी उस बॉडी की? सोचो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 रही होगी। समझ पा रहे हो कैसे? देखो, अगर ये ए, ठीक है, रुको मैं इसको ना इरेज कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुआ, यहां से चला बी पे, फिर सी पे, फिर ऐसे करके डी पे, ई पे, एफ पे। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक गया होता तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती? क्या कोई बता सकता है? सोचो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती ये, ए से एफ तक, ये जो डॉट वाली लाइन बनी हुई है, सीधी लाइन है ना ये। और मैंने बताया था कि ए इनिशियल पोजीशन है, एफ फाइनल पोजीशन है, तो सॉरी, एफ फाइनल पोजीशन है। ठीक है ना? तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है, एफ फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट।
तो ये वाली जो लंबाई होती है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती। लेकिन ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका नहीं, वो क्या किया, एफ से पहुंच के वापस को चलना शुरू हो गया, वापस ए पे पहुंच गया। अब मेरे को बताओ, अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से शुरू हुआ वापस वहीं पे आ गया, तो क्या उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट होगी? जो इनिशियल पॉइंट था वो ही फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, देखो इनिशियल पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट भी यही पॉइंट हो गया। इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, इनके बीच में कोई लाइन बन सकती है? वो दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक चढ़ गए, उनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, उन दो पॉइंट्स के बीच में आपस में, उन दो पॉइंट्स के बीच में आपस में कोई पाथ बन सकता है क्या? कोई शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा? पाथ शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा? जीरो लेंथ का। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम ही है, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? कहीं जाओ ही मत, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही एक जगह पे हैं, तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज का जवाब सोचो, ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक चीज का जवाब सोचो कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ई पे गया, एफ ई पे, फिर एफ पे, फिर एफ से वापस फिर से ए पे आ गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो हमने बता दी कि जीरो होगी। कोई मेरे को क्या बता सकता है कि इस पूरी जर्नी का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस पता है क्या होगा? यहाँ पे ये दे रखा है पॉइंट 0.5 किलोमीटर दे रखा है ना, तो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर उसके बाद 9 10 11, मतलब इस तरह से जो भी डिस्टेंस चल रहा है, मतलब एक इतनी सी लाइन 0.5 किलोमीटर है, वो आप बना लो, ठीक है। तो जितनी लंबाई यहां से लेके ए से शुरू होके एफ तक बनेगी, ठीक है, और फिर उतनी ही लंबाई वापस भी चलेंगे, तो 2 टाइम्स, अगर मान लो ए से लेके एफ तक ये जो रास्ता था, इसकी लंबाई बनी मीटर में एक्स मीटर, ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस जाके एफ पे वापस आने में क्या होगा? 2 × x। क्यों? क्योंकि x पहले इधर गए, फिर वापस आते आते हम x चल के आए। डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, क्यों? क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होती है। लेकिन ऐसा करने में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ए हैं, ऐसा करने में जो सही में हमने पाथ फॉलो किया, जिस रास्ते पे चले, उसकी एक्चुअल लंबाई क्या होगी? वो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा इस केस में? 2x, 2 टाइम्स x होगा। अगर x एक ये पूरे a से f तक ये पाथ का डिस्टेंस है, तो क्या सारी बात क्लियर हुई है इस क्वेश्चन में? नहीं हुई तो इसे दोबारा देखो। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं अगला। मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी, उसी तरह से है कि ओरिजिन से एक साइकिल चलाने वाला बंदा स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आपको दिखाया हुआ है वो कैसे चला, कि पहले इधर 3 यूनिट चला, फिर इधर 2 यूनिट चला, फिर वापस को 7 यूनिट चल दिया, और फिर इधर को वापस को 4 यूनिट चल दिया। आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, क्या होगी साइकिलिस्ट की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। सोचो, सोचा? अब इसका आंसर देखें क्या बनेगा। देखो, जीरो से, जीरो हमारा क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, मतलब यहां से शुरू किया। मैंने सबसे पहले बताया क्वेश्चन आएगा, देख लो इनिशियल पोजीशन क्या है, कहां से शुरू कर रहे हैं। इनिशियल पोजीशन तो ये हो गई। अच्छा, पहले हम गए 3 में, 3 यूनिट्स आगे यहाँ पे पहुंच गए, फिर 2 यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, साथ साथ देखते रहना। फिर 7 पीछे गए, -2 पे पहुंच गए, ठीक है ना। देखो 5 था, 5 में से माइनस किया 7, क्या बना? -2, ठीक है। फिर उसके बाद
4 इधर गए, -6 पे पहुंचे। अब रास्ता खत्म हो गया। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, और दूसरी चीज क्या करो, फाइनल पोजीशन लगा लो। फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो बनता है उसकी लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट। वो छोटा रास्ता क्या बन रहा है, ये नहीं बन रहा। क्या लेंथ बनी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, -6। अब यहां से समझ में आएगी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले तो ये देखो, -6 यूनिट्स बना। ठीक है, कोई सोच सकता था आंसर 6 यूनिट। अगर कोई आंसर गलत करता तो शायद किसी का आंसर 6 यूनिट आता। वो बोलता कि मेरे को तो सर ने बोला था कि आई इनिशियल और फाइनल का सबसे छोटे लेंथ का, छोटे पाथ का लेंथ बताना है, तो वो तो 6 है, ये माइनस कहाँ से आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी दिखाना है। तो अगर आपने 6 बोला ना, तो वो 6 ये वाला होगा, ना कि ये जो एफ है सही में। -6 लिखा तो वो ये आ गया। माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि 0 के इस तरफ वाला 6 जो है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। 0 के इस तरफ जो 6 है उसकी बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन आ गई ना, 0 के इस तरफ या उस तरफ, तो डायरेक्शन यहाँ पे जरूरी हो गई ना, डायरेक्शन बतानी पड़ी ना मुझे डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझ में आया। अच्छा, अब अगर मैं इसका डिस्टेंस पूछूं तो क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा 3 + 2 + 7। ठीक है, पहले 3 गया। अरे मेरे को डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन से लेना देना है नहीं है, मुझे बस उस पाथ की एक्चुअल लेंथ पता करनी है जो उसने इनिशियल से फाइनल के बीच में चलाया। तो पहले क्या काम करना है, इनिशियल स्पॉट कर लेना है, इनिशियल बता लेना है। फिर क्या काम करना है, फाइनल स्पॉट कर लेना है कि फाइनल ये रहा। अब यहां से यहां जाने में पूरा जो इसने रास्ता ना यूज किया उसकी लेंथ नापो। 3 + 2 + 7 + 4 क्या बनेगा, सम करो। 3 2 5, ठीक है, 5 4 9, 9 7 16, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर इस साइकिलिस्ट का डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई भाई, -6 जो हमने निकाली हुई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लड़का है जो घर से, ठीक है, स्कूल जाता है, फिर स्कूल से लाइब्रेरी। ठीक है, ठीक है, आपको वो लड़का घर से लाइब्रेरी जा रहा है, ठीक है, और बीच में स्कूल में भी रास्ते में रुका। तो आपको बताना है कि उस लड़के की डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सोचो, सोचा। अब देखो, घर से चला होगा, स्कूल रुका होगा, कितनी दूरी पे है स्कूल, 500 मीटर। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ से चलना शुरू किया लाइब्रेरी तक। तो पूरे रास्ते की इनिशियल पोजीशन क्या थी, घर आई, और लाइब्रेरी क्या थी, फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब मुझे बताओ कि घर से लाइब्रेरी तक का डिस्टेंस क्या था। ये रास्ता सीधा सीधा चुना उसने। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, जिस रास्ते पे गए इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक उस रास्ते की एक्चुअल लेंथ क्या बनी, वो 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर बन गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था, शॉर्टेस्ट पाथ। अब वो बेचारा चला ही शॉर्टेस्ट पाथ पे। ठीक है, वो बेचारा चला ही शॉर्टेस्ट पाथ पे, उसकी लेंथ क्या थी, उसकी भी लेंथ 1200 मीटर ही थी।
रुको, उसकी भी लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ 1200 मीटर ही है, क्योंकि लड़का पहले ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग चला। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर है। तो समझ में आता है, कोई भी चीज अगर एक ही डायरेक्शन में, पहले ये नोट करो कि वो वापस नहीं आया, वो एक ही डायरेक्शन में चला, इस साइड को, ठीक है ना, जिस साइड में एरो बना रहा हूं इस साइड को ही चला, वो वापस नहीं आया। तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे अगर चला जाए, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बदलनी, डायरेक्शन एक ही रहेगी, एक ही डायरेक्शन में अगर स्ट्रेट लाइन पे चला जाए तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो अभी के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि जब भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, मैं क्या करूंगा कि पहले मैं इनिशियल पोजीशन देख लूंगा, फिर मैं फाइनल पोजीशन देख लूंगा, फिर डिस्प्लेसमेंट पूछी होगी तो उनके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता पॉसिबल होगा ना, जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो बता दूंगा कि क्या है डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो छोटे रास्ते की लेंथ होगी। और इनिशियल से फाइनल तक जाते जाते जहां पे भी घूम घुमा के वो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा, वो जो पूरा असली वाला जो पूरा रास्ता होगा ना, उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो मैं बता दूंगा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हुई है क्या सारी बातें? अब फाइनली हम डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में जल्दी जल्दी से फर्क देख लेते हैं। ठीक है, एक तो बेसिक डेफिनेशन का ही फर्क है कि डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ है इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो एक्चुअल पाथ है, जो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, उसका जो उसका लेंथ होता है वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, वाइल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ते का जो लेंथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस मैंने अब समझा दिया, स्केलर क्वांटिटी है, फर्क तो नहीं ना पड़ता। डिस्टेंस का ऐसे तो नहीं ना फर्क पड़ता कि मैं इधर गया तो डिस्टेंस कुछ और आएगा, अगर मैं इधर गया तो डिस्टेंस कुछ और आएगा, नहीं। ये x है अगर, ये y है अगर, तो डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस वाई। डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का क्या मतलब है कि अगर ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहां जब जाऊंगा तो x होगा डिस्प्लेसमेंट। और अब ध्यान से सुनना, यहां जब जाऊंगा इस पॉइंट पे तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यही बनता है छोटा पाथ। तो क्या होगा, समझ में आता है, y माइनस एक्स। तो डायरेक्शन क्या है, किस जगह गया, उस पर डिपेंड कर गया ना डिस्प्लेसमेंट, इसलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हमने क्वेश्चन में देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी आई थी एक क्वेश्चन में, नेगेटिव भी आई थी, और पॉजिटिव तो आ ही सकती है, नेगेटिव भी आई थी -6 वाले क्वेश्चन में। डिस्टेंस हमने देखा कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सिर्फ लेंथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। क्या सारी बातें आज के लेसन की क्लियर हुई आपको? तो जल्दी से अब हम समअप कर देते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, या जब वो मूव करता है, या जब वो जगह बदलता है बाय द पासेज ऑफ टाइम। हमने 3 टाइप के मोशन पढ़े, लीनियर, ठीक है, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी चीज जो रेस्ट पे है या मोशन में है, वो हो सकता है कि किसी ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में या मोशन में हो, और वही चीज किसी और ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है डिफरेंट स्टेट में हो। मतलब एक चीज अगर किसी के लिए मूविंग है तो वही चीज किसी और के लिए रेस्ट पे हो सकती है, हमने पढ़ा था रिलेटिव टर्म है मोशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ जो हमने फॉलो किया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, उसकी लंबाई होती है। और हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी कि सबसे छोटा रास्ता इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, फिर हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, और हमने समझा कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब
डायरेक्शन, दिशा भी इंपॉर्टेंट होती है, और स्केलर मतलब सिर्फ वैल्यू, सिर्फ अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। वेक्टर क्वांटिटी की अमाउंट होती है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होता है। और ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर हो जाती है। कब बराबर होती है? जब वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलते हैं। ठीक है, जब वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलते हैं एक ही डायरेक्शन में, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के अलोंग चला तो उसकी डिस्टेंस उसकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और अगर कोई लेसन में दिक्कत लगी तो वो भी बताओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।